हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ हिस्ट्री मैजिक। आज हम लोग सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर की चर्चा करेंगे। ये पेपर हमारा 13/8/2021 का पेपर है, जिसको हम न्यू ट्रिक्स और नए अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस की बात करें तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया तो आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, हमको ये बताना। तो पहले आप बना लीजिए समचतुर्भुज, रंबस बना लीजिए पहले। और रंबस में आप सभी जानते हैं कि रंबस की जो सभी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये हमारा विकर्ण है। रंबस में दो विकर्ण होते हैं जो इक्वली कट करते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो ये विकर्ण अगर 24 है, विकर्ण अगर 24 है तो ये वाली 12 होगी और ये वाली 12 होगी। क्या है कि जो विकर्ण होते हैं आपस में इक्वली कट करते हैं। और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, सभी 13 भुजाएं, सभी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 और d2। तो d1 तो दिया है, d2 चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो मतलब बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 12 है हमारी, ये 13 है, तो ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12 और 13 का। तो ये वाली हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। डन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट बन रहा है। ये 13 है ना, ये भुजा की लंबाई 13 है, 5, 12, 13, तो ये भी 5 हो गई। तो 5 + 5 ये टोटल विकर्ण हो गया, मतलब 10 हमारा दूसरी विकर्ण की लंबाई है, 10 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई है। मतलब d1 = हो गई क्या, 24, और d2 क्या हो गई, 10 हो गई। बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए अगर आप ट्रिपलेट याद किए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब देखिए एरिया निकालनी हमको ना, एरिया निकालनी है तो एरिया 1/2 d1 और d2। तो d1 की जगह पे d1 रखेंगे और d2 की जगह पे d2 रखेंगे और हम लोग कट कर देंगे। तो 12 दूनी 24, ये हो गया हमारा, क्या निकल के आया, 120। तो 120 हमारा आंसर करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कितनी आसानी से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दी रहती है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। डन, हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x, y नदी के दो बिंदु हैं। P की हमारी x, y को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। नदी x, y की ओर बहती है और एक नाव द्वारा x से q और y से q तक बहने में लगने वाला समय का अनुपात 4:5 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात किसके बराबर है, हमको ये बताना है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा बिंदु x है और यहाँ पे y है। अब नदी कैसे बहती है, x से y की ओर बहती है, x से y की ओर, यहाँ पे y है। नदी बहती है x से y की ओर। अब इसमें एक दो बिंदु दिए हैं P और Q, जो x और y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा और यहाँ तक Q से y तक की डिस्टेंस भी 1 होगी। ठीक है, अब हम लोग सभी जानते हैं कि x से, एक नाव x से Q तक जाती है, x से Q तक जाती है, और वही नाव क्या करती है, y से Q तक जाती है। ठीक है, और उसका समय दिया है, तो टाइम दिया है, तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टोटल क्या हो गई, x से Q तक, x से Q तक डिस्टेंस हो गई 1 और 1 2। और जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की जो चाल होगी और धारा की जो चाल होगी दोनों प्लस हो जाएंगी, तो v + u प्लस हो गई अपान, यहाँ पे एक नदी y से Q की ओर जा रही है जो धारा के विपरीत होगी, और डिस्टेंस हमारी क्या है, 1 है, और धारा के विपरीत होने का मतलब
नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस हो जाएंगे, v माइनस यू हो जाएगा। और समय का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है हमने कट किया 2 से, तो 2 दूनी 4, ये हो गया। सबसे ऊपर जाएगा v माइनस यू, v माइनस यू सबसे ऊपर जाएगा तो v, और v प्लस यू नीचे आ जाएगा, ये जो इक्वल टू 2/5 ये निकल के आया। और अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यहाँ पे यूज करते हैं तो v और u की वैल्यू निकल के आती है। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करने पर ऊपर वाले में 7 आ रहा है और नीचे वाले में 3 आ रहा है। तो देखिए v हमारा क्या है, नाव की स्पीड, और u हमारा धारा की स्पीड है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि धारा के अनुकूल नाव की गति और नाव की धारा के गति का अनुपात कितना है ये बताना। देखिए यहाँ पे अगर बोल रहा है नाव धारा के अनुकूल में चलती है तो इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 3 10 ये हो जाएगा। और धारा की स्पीड दी हुई है u = 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 10:3 का अनुपात यहाँ पे निकल के आया है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे बस क्या था कि x से q तक और y से q तक, वही जो नाव है x से q तक जाती है और y से q तक जाती है, और उनका टाइमिंग दिया है। फिर हमने निकाला v और u, मतलब नाव की स्पीड और धारा की स्पीड हमने निकाली। देन हमने रेशियो निकाल दिया। बस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए a की आय b की आय से 4500 अधिक है, और c की आय a और b की आय के योग से 60% कम है। d की जो आय है c के आय की तुलना में 20% अधिक है। यदि b और d की आय का अंतर 13,200 रुपए है तो c की आय कितनी है? 45% का मतलब होता क्या है पहले ये बताइए। 45% का मतलब होता है 9/20 होता ना। अगर बात करें a और इनकम हो रहा ना, इनकम की बात, a और b, तो यहाँ पे दिया है a की आय b की आय से 45% ज्यादा है। अगर b को हम 20 मान लें तो a हमारी क्या हो जाती है, 29 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे c की आय दी है, c की आय जो हमारी है a और b की आय के योग से 60% कम है। तो c की आय दी है a और b की आय के योग से, मतलब 29 + 20 क्या हो जाएगा, 49। 49 से 60% कम होने का मतलब 40% है। ठीक है, 40/100। और d की बात आई, d की तुलना में क्या हो रहा है, d की आय c की तुलना में 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब 49, c की आय ये है 49 गुणे 40/100 इंटू 20% का मतलब 80% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है b और d की आय के बीच का अंतर जो है 13,200 है। ये देखिए 13,200 है। बट अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पे पूछा है सी की आय क्या है, हमको सी की आय बस बतानी है, सी की आय से हमको काम लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब 7 से ये नंबर कट रही है, 7 से सी कट रहा है पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन भी 7 से कटना चाहिए। तो क्या 7 से कट रहा है ऑप्शन नंबर ए? नहीं कट रहा है। क्या ये कट रहा है 7 × 7? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है 7 × 7 7 × 35 कट रहा है, हाँ। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम ऑप्शन के थ्रू इसको कितनी आसानी से निकाल लिए। बस क्या करना था, इसमें थोड़ा सा हमने ये जरूर लिखा कि ए की आय बी की आय की तुलना से कितना अधिक है, सी की आय ए और बी की तुलना में कितना, ये जरूर हमने लिखा। बट यहाँ पे हमने कॉमन सेंस ये लगाया कि ये जो सी की आय है वो मल्टीपल है 7 का, तो ये ऑप्शन भी हमारे 7 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया गया, और भुजाओं AD और BC को F पर मिलने के लिए बढ़ाया गया। ADC एंगल दिया है 78 और BEC दिया है 52। तो AFB की माप क्या है हमको ये बतानी है। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे हमने सर्कल का निर्माण किया, और यहाँ पे ABCD के बिंदु हैं, चतुर्भुज ABCD के बिंदु है जो सर्कल में है। यहाँ पे बिंदु है, ये हमारे, इनको आपस में हमने मिलाया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है,
तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। ठीक है, और यहां पे बोल रहा है ए बी और डी सी को ई पर मिलने के लिए बढ़ाया गया। ए बी को बढ़ाया गया और डी सी को बढ़ाया गया, बढ़ा दिए। ठीक, यहाँ पे ई पे मिलने के लिए बढ़ाया गया। और भुजाएं दी हैं, ए डी दी है और बी सी दिया है, ए डी और बी सी दिया है, एफ पे मिलने के लिए बढ़ाया गया। तो हमने इसको बढ़ाया ऐसे, इसको भी बढ़ाया ऐसे, तो कहां पे मिला, यहाँ पे मिला, मतलब ये एफ बिंदु है। ठीक है, इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए डी सी, ए डी सी की वैल्यू क्या निकालते हैं, 78 है। ए डी सी की वैल्यू 78 डिग्री है। ठीक है, और ए ई बी ई सी की वैल्यू दी है 52 दी है। ठीक है, 56 हमने लिखा है, 52 है। ठीक है, 52 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए डी सी में ये 78 है और ये एक ही लाइन में बन रही है, एक ही लाइन में बन रही है। ए डी जो है ए एफ तक एक लाइन में बन रही है, ए डी एफ है ना। तो रेखी मतलब ये बोल सकते हैं लीनियर पेयर है या रेखी युग्म है, एक ही रेखा में बना एंगल का जो सम होता है 180 अंश होना चाहिए। तो अगर ये 78 है तो ये वाला एंगल 180 से माइनस होगा 78 का, तो कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 102। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 102 है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको और दिख रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी है, चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाला जो एंगल होता है उनका सम 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये 78 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 78 है तो ये वाला 102 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई तभी ना 180 होगा, एंगल डी और एंगल बी हो जाएगा 180, तभी होगा। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, एक सीधी लाइन दिख रही होगी जिसमें ए बी है, सीधी लाइन दिख रही है, ए बी है, तो इसका मतलब रेखीय युग्म में बना एंगल जो होता है 180 अंश का होता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 180 में 102 माइनस करेंगे तो 78 निकल के आएगा। तो ये वाला एंगल हमारा 78 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल हमारा। ठीक है, तो 78 52 दो एंगल्स हैं, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं कैसे, 78 प्लस 52 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 अंश होता है। भाई ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 अंश होता है। तो 8 2 10 7 5 12 1 13 130 ये आ गया, ये इधर जाएगा तो कितना निकल के आएगा 50। एंगल सी क्या निकल के आया, 50 निकल के आया। ये वाला हमारा क्या निकल के आया, 50। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल है, डी सी एफ या बोल सकते हैं डी एफ सी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा जिसमें दो ठो भुजाएं दी हैं 102, दो ठो एंगल दिए हैं 102 और 50 का, और तीसरी भुजा एफ है, इज इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो 152 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 अंश। हमारा वो 152 उधर जाएगा तो हमने माइनस किया तो क्या निकल के आया, 28 निकल के आया। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, 28 निकल के आई। तो यही तो हमसे पूछ रहा था, ए एफ बी की वैल्यू क्या है, 28, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको एंगल्स का निर्माण करना था, है ना, और आसानी से आ जाता। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है tan थीटा और cosec थीटा का मान निकालना है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉट को बदलते हैं cos के फॉर्म में। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर में तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा है -1 है, साइन स्क्वायर थीटा -1 का होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। तो उल्टा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा -1 तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा माइनस का, कॉस कॉस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा
देखिए कॉस और कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना 1/1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये बचा इज इक्वल टू 3। जब इसको हमने एलसीएम लिया तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये क्रॉस में इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 3 भी अंदर इंटू करेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ये इधर आएगा ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3/4 कर देते हैं तो साइन की वैल्यू क्या निकल के आती है √3/4। तो बाहर निकलेगा 4 तो 2 में हो जाएगा √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 आई है ना, साइन 60 बोलते हैं, थीटा की वैल्यू 60 आई। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा 1060 हो जाएगा। 1060 की वैल्यू क्या निकल के आएगी √3 प्लस कॉसेक थीटा की बात कर रहा है, कॉसेक थीटा कॉसेक 60 तो साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है √3/2 तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3 + 2 अपॉन रूट का 3 5√3। ऐसे भी कर सकते हैं जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो 5√3/3, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बस इसमें क्या करना है आपको थीटा की वैल्यू निकालना है और इसमें रखना है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया एबीसी की और ट्रायंगल दिया है एबीसी और पीक्यूआर और इसकी एरिया दी है 144 और 49, एबी 12 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर, एसी 9 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान किसके बराबर है ये बताना। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो एरिया होती है वो भुजाओं के बराबर होती है, एरिया जो होती है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एरिया है ये एरिया जो होती है साइड्स के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 144 जो है मतलब एंगल ट्रायंगल एबीसी मतलब 144 है साइड्स और पी क्यू आर क्या है 49 है। पूछ क्या रहा है पी आर का मान क्या है, मतलब पी आर पूछ रहा है तो एसी होगा, एसी अपॉन पी आर ये हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एसी हमारा क्या है एसी 9 है और पी आर क्या हमारा नहीं दिया है और इधर 144/49, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 144/49 हो जाएगा तो 9/PR हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रूट हटेगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9/PR ये हो गया 3 3 जा 9 3 चौक 12 7 त्रिक 21/4 पीआर की वैल्यू 21/4 निकल के आई। कौन सा ऑप्शन सही भाई? अरे ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बस एक लॉजिक एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि एरिया जो होती है एरिया साइड्स के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये यहां पे दिया है एक तालिका दी हुई है जिसमें 6 महीने के दौरान डीलर ए बी सी डी ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या दी हुई है। अब आगे वाले पार्ट में क्या दिया होगा क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री पिछले महीने की तुलना में जून 2018 में समान प्रतिशत से बढ़ी। तो जुलाई 2018 में डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितनी मात्रा ये डी हमारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो मई से जून में जितनी बढ़ी वही जून से जुलाई में संख्या बढ़ी, उतनी मात्रा में बढ़ी संख्या। पहले यहाँ पे 600 थी 780 हो गई तो बढ़ कितनी रही है 180 बढ़ रही है, किसमें 600 में बढ़ रही है, ठीक है। तो परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इंटू 6
इंटू कर देंगे 100 का और 0 से 0 कट कर देंगे। यहाँ पे 6 त्रिक 18, 30 हो जाएगा। 30% हमारा क्या निकल के आया, 30% हमारा वृद्धि निकल के आई। 30% वृद्धि निकल के आई कब? जून में। अब जुलाई में वही मात्रा, उतनी मात्रा में वृद्धि होगी, मतलब 30% की वृद्धि होगी जुलाई में, ठीक है। तो 30% की वृद्धि होगी किसमें? 780 में। 30% का वृद्धि होने का मतलब 130 बढ़ी, 100 थी, 100 में 30% और बढ़ी, 130 हो गया अपॉन 100, 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पे 8 त्रिक 24, सिंगल डिजिट का इंटू किया तो 8 त्रिक 24 मतलब 4 आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखिए, क्योंकि हमने ओनली सिंगल डिजिट में 4 आ रहा है, बाकी और किसी ऑप्शन में 4 नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में 4 है, तो हमने सिंगल डिजिट का इंटू करके 4 हमारे सिंगल डिजिट में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। इकाई के अंक से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या का अनुपात क्या है, ये बताना। देखिए यहाँ पे जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी, ये डीलर बी है, जनवरी, अप्रैल और जून, ये हमारा क्या निकल के आया, 8 2 10, 6 6 12, 6 3 18, 1800 निकल के आया, प्लस किया तो 1800 निकल के आया। यहाँ पे डीलर ए और डी द्वारा, डीलर ये है और मार्च ये है, मार्च में ना, मार्च ये है और डीलर डी ये है, क्या निकल के आया, 8 2 10, 2 2 4 1 5, 1350 निकल के आया। यहाँ पे देखिए 1800 और 1350 का अगर रेशियो करते हैं हम लोग, तो 0 से 0 कट हो जाता है, 5 3 15, 5 3 8, 5 6 30, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 4/3 के फॉर्म में निकल के आ गया ऑप्शन डी। कितनी आसानी से ये भी निकल गया, ओनली अनुपात तो निकालना था, कुछ समझाने लायक चीज ही नहीं थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहां पे क्या दिया है, एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचने पर 21% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। यहां पे दिया है कि मार्क प्राइस पे 21% की छूट अर्जित करता है, अंकित मूल्य पर 21% की छूट वो करेगा तो कितना होगा, एसपी सेलिंग प्राइस 79 हो जाएगा। लाभ भी होता है इसको, 100 था 121 हो गया, लाभ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो सेम है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसमें 121 का इंटू कर दिए, इसमें 79 का इंटू कर दिए, तो इसमें भी करना पड़ेगा 121, इसमें भी करना पड़ेगा 79। यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, 79 कट गया, 100 अनुपाते 121, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ पे मान बताना है, मान किसके बराबर होगा। हम ऐसा करते हैं कि थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं। क्यों रखेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, इसलिए थीटा की वैल्यू 30 रखा गया। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू अगर रखेंगे तो cos 30 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/3 निकल के आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6 7 8, तो 7/3 निकल के आएगा, 7/3 निकल के आएगा। मतलब हमारा ऑप्शन में अगर थीटा की वैल्यू 30 रखें तो 7/3 आना चाहिए। इसमें रख रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, 10 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/3 हो जाएगा, नहीं निकल के आ रहा है, 2 हो रहा है, कटकुट। इसमें निकल के आ रहा है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2/3 हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाता है, 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा क्या
नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा क्या 4/3 प्लस 1 है ना, हाँ ये हो जाएगा 4 3 7/√3, 7/3, 7/3 ये बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन हजारों बार आया है जिसमें बच्चे इसका आंसर ही रट लिए। इसका आंसर ओनली 1 होगा। अब मैं रीजन बता देता हूं क्यों। क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है, यदि अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा हो जाता है। या कि ये भी बोल सकते हैं कि कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, इसका उल्टा भी सही है और 10 के फॉर्म में सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉट 25 मान लेते हैं अल्फा है और कॉट 65 बीटा है, तो इन दोनों का अगर प्लस कर देते तो 90 निकल के आ रहा है। 65 प्लस 25 90 हो गया। तो ये कॉट अल्फा और कॉट बीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 35 कॉट 35 और कॉट 55 की वैल्यू क्या हो रही, 90 हो रही, इसलिए 1 ये भी हो जाएगा। अब एक चीज बचा कॉट 45, क्या बचा कॉट 45, तो कॉट 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या निकल के आई 1 बस। अब ये क्वेश्चन आप देख लिए ना, दोबारा 10 के फॉर्म में आएगा तो आप आंसर लगाएंगे 1, तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे दिया है x प्लस बाई इज इक्वल टू 4, 1/x 1/y इज इक्वल टू 16/15, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम ऐसा करते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 16/15 दिया है, तो हम ऐसा करते हैं कि x बाई एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए, तो x प्लस वाई ये हो गया। यहाँ पे 16/15 है और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 4 दी है, 4/x प्लस एक्स अपॉन वाई, एक्स वाई दी है 16/15, कट किया तो 4 4 16, तो x वाई की वैल्यू क्या निकल के आई 15/4। इतनी बातें समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए x बाई की वैल्यू 15/4 निकल के आई, तो हम सभी जानते हैं कि x प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x बाई एक्स प्लस वाई होती है। अब इसी में वैल्यूज हम रख लेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू दी है 4, पावर क्यूब है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू नहीं दी है, प्लस 3x वाई की वैल्यू 15/4 दी है, x प्लस वाई की वैल्यू 4 दी है, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब 4 का क्यूब क्या होगा 64, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 15 3 45 ये निकल के आ गया। अब 64 में 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 4 9, ये 14 में 5 जाएंगे तो कितना होगा, 14 में 5 जाएंगे तो 9, और ये आपका 19, ठीक है 19 निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। बस क्या करना था इसमें, x प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, तो आ जाता आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोला है 5 अंकों की संख्या 676xy 3 7 11 से विभाजित 3x माइनस 5y की वैल्यू बतानी है। अब 676xy 3 7 11 से विभाजित, तो इसका कहने का मतलब, आप एक चीज देखिए, इसमें एक ट्रिक का यूज मैं करता हूं, आप याद रखिएगा, एग्जाम में भी आएगा, तब भी इसी टाइप से आपको करना है, जल्दी हो जाएगा। 676xy दिया है, अगर पूछे 3 7 11 से विभाजित है, कंबाइन रूप से संयुक्त रूप से अगर विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पेयर लेंगे 3 3 का। अब पेयर नहीं बन रहा है, एक का पेयर बन गया बट एक का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो पेयर बन जाएगा। फिर हम उल्टा माइनस करेंगे, कैसे 6xy दिया ही है, फिर माइनस कर देंगे तो 0 67 ऐसे कर देंगे, ठीक है। देन अगर हम लोग माइनस करेंगे तो समथिंग ये जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होगी किसके आसपास आएगी, 600 समथिंग 600 के आसपास आएगी, या कि 500 के आसपास आएगी, 500 से ऊपर आएगी, 550 से ऊपर आएगी, या कि 600 के आसपास की संख्या आएगी, है ना। 650 भी आ सकती है हमारी नंबर। मतलब ये बोल सकते हैं कि 3 7 11 से विभाजित है, तो 7 और 11 से भी विभाजित होगा, मतलब 77 से भी विभाजित होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें,
7 से 77 का 7 बार इंटू करें तो 529 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर 8 बार करें इंटू तो 7 8 56, 7 8 56, 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 57 58 59 60 61, 616 हो जाएगा। 616 हो सकता है, 9 में बहुत अधिक बड़ी नंबर आ जाएगी, 616 यहाँ पे संभव है हो जाए, संभव नहीं क्लियर ही है हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली नंबर कैसे आएगी, इन दोनों का प्लस करने पर ऊपर वाली नंबर आ जाएगी। 6 6 12 1 13, एक कैरी, 6 1 7 1 8। तो हम ये सभी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है 83, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। तो हम इसमें अब रख सकते हैं x y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 3x दिया है तो 8 3 24, y की वैल्यू 5 है तो 5 3 15, y की वैल्यू 3 है तो और 5 दिया है यहाँ पे, 5 3 15 निकल के आया, 5 4 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए मेनली इस क्वेश्चन में ऐसा करिएगा कि 3 7 11 से संयुक्त रूप से अगर विभाजित है तो हम इसमें पहले क्या लेंगे, 3 3 का पेयर लेंगे, माइनस करेंगे और ऊपर वाली नंबर देखेंगे और नीचे वाली नंबर देखेंगे और थोड़ा सा एग्जम्पशन करेंगे। क्या एग्जम्पशन करेंगे कि ये जो नीचे वाली नंबर है किसके पास है, किसके पास है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समथिंग 700 तो नहीं हो सकती, काहे कि यहाँ पे सबसे शुरू में 600 है, तो 600 से 700 से छोटी नंबर ही होगी, और 67 माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा घट रहा है, मतलब 650 समथिंग ये होगा और 550 के इधर ही होगी नंबर यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर 3 7 11 से कट रहा है तो 7 और 11 से भी कटेगा, 7 से इंटू किया तो 529 आ रहा है, 8 से इंटू किया तो 616 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 616 वाले की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये पास में है। ठीक है, तो इसका अगर इंटू कर दें, यहाँ पे इसका इंटू कर दें, प्लस कर दें इन दोनों को, तो ऊपर वाली नंबर आ जाएगी। प्लस करने पर 83 आ रहा है ना। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3 निकल के आ गई, तो हम रख देंगे इसी में, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, हो गया काम खत्म। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये वही क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्षेत्रफल दिया है और मध्यिकाएं दी है ना। अब तो एडी की वैल्यू निकालिए, पीटी की वैल्यू दी है। देखिए मध्यिका में भी वही काम होता है जो साइड्स में होता है, जो क्षेत्रफल होता है मध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 64 है, 64 अपॉन क्या दिया है 81, और एडी की वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू। ठीक है, तो पहले एडी होगा ना, एडी होगा देन पीटी होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है। तो एडी की वैल्यू तो दी ही नहीं है और पीटी की वैल्यू 10.8 दी है। स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 81, है ना। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, 8 8 64 9 9 81, रूट हटेगा तो 8/9 हो जाएगा, एडी अपॉन 10.8 ये हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अगर इसको हमने कट किया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 9 1 9 9 दूनी 18, 1.2 निकल के आएगा। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10 AD अपॉन 12, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसको हमने कट किया, 2 पंचे 10 छक्का 12, है ना, 8 6 48/5 निकल के आया एडी की वैल्यू। तो पॉइंट के फॉर्म में है, सिंगल डिजिट, है ना। 5 8 40 5 45, तो 45 और 5 6 30, ठीक है, 5 6 30। एडी की वैल्यू क्या निकल के आई, 9.6, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें। एक जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, क्या किया है, जो क्षेत्रफल होता है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसमें जो क्षेत्रफल होता है मध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 140 रुपए में 15 फल खरीदे जाते हैं और 120 रुपए में 10 फल की दर से समान संख्या में फल खरीदे जाते हैं। सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन पर बेचे जाते हैं, तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्या है ये बताना। तो यहाँ पे देखिए 140 रुपए में 15 फल खरीदे जाते हैं और 120 रुपए में
10 फल खरीदे जाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं। फलों की संख्या क्योंकि बराबर करनी है तो एलसीएम लेंगे तो 30 निकल के आ रहा है। इसको 30 बनाने के लिए इंटू 2 का करेंगे, इसको 30 बनाने के लिए 3 का इंटू करेंगे, तो 15 दूनी 30, 10 33, ये हो गई। तो इसमें भी 2 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें भी 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280, ये 12 3 36, 360। ठीक है, 14 दूनी 28, 280 और 12 3 36, 360, ये निकल के आया। टोटल की फलों की संख्या 60 हो गई, 60 फल हो गए यहाँ पे। और कितने रुपए हो गए, 8 6 14, 3 2 5 1 6, मतलब 660 रुपए में 60 फल खरीदे गए। ठीक है, 60 फल 640 रुपए में खरीदे गए। और यहाँ पे दिया है सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन से बेचे जाते हैं, मतलब 132 रुपए में एक दर्जन फल बेचा जाता है, एक दर्जन फल 132 रुपए में बेचा जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 फल हैं, 60 फल को हम दर्जन में कन्वर्ट करते हैं तो 12 पंचे 60, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दर्जन में 12 ठो फल चढ़ते हैं, तो 12 पंचे 60 करेंगे, 5 दर्जन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 दर्जन की वैल्यू यहाँ पे 640 रुपए दी है। ठीक है, अब इसको एक दर्जन की कीमत 132 है, तो इसको 5 दर्जन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। 5 दर्जन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या निकल के आता है, 5 दूनी 10, 5 से 15 1 16, 5 1 6, 660 रुपीज निकल के आता है। मतलब ये अब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 5 दर्जन फल को 640 रुपए में खरीदा गया और उसी को 5 दर्जन फल को 660 रुपए में बेच दिया गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो लाभ का परसेंटेज बताना है कितना हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 640 में कोई सामान खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 660 में, तो 20 रुपए प्रॉफिट हुआ किसमें, 640 में। इंटू करेंगे 100 का, क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है, तो 0 से 0 कट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 2 कम 2, 0 हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब 100/32 ये निकल गया है। कह सकते हैं कि 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 50/16, 16 3 48, 16 चौको 16 3 48, 49 50, मतलब 16 सही 3 सही 2/16, इसको कह सकते हैं कि 3 सही 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 3 सही 1/8, तो 3 सही 1/8 ऑप्शन नंबर सी में। बस इसमें क्या करना था, फलों की संख्या सेम करके प्लस कर देना था, तो 60 फल 640 रुपए में निकल जाते, मतलब 5 दर्जन फल 640 रुपए में हो जाते हैं। अब फलों की संख्या दर्जन के रूप में आ गई और उसको भी एक दर्जन है तो 5 दर्जन में कन्वर्ट किया। बराबर फल करेंगे, बराबर फलों की कीमत करेंगे, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, हमको ये बताना। ठीक है, यहां पे दिया है 28 संख्याओं का औसत 77 है। ठीक है, 14 संख्याओं का औसत 74 दिया है, अंतिम की 15 संख्या है जिसका औसत 84 दिया है। देखिए एक ट्रिक से इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे देखते हैं 77 28 संख्याओं का औसत है, तो अब देखिए 74 जो है, 74 77 से कितना कम है, 4 3 7, 3 कम है। आप कह सकते हैं 3 कम है तो माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे। और 84 कितना अधिक है 77 से, 7 अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 14 का इंटू करेंगे क्योंकि 14 संख्याओं का है, 14 का इंटू किए, इसमें 15 करेंगे क्योंकि 15 संख्या है। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो यहाँ पे -42, 15 7 105, 105 ये निकल के आया प्लस का। अब दोनों का प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 105 माइनस में हो जाएगा -42, तो 63 निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 संख्याओं का औसत क्या है, 77 है, तो 77 लिख देंगे। एक संख्या निकाल रहे हैं, फिर औसत निकल के आ रहा है 63, तो ये 63 जो है 28 संख्याओं का औसत नहीं है, 27 संख्याओं का औसत है। ठीक है, एक संख्या निकाल रहे हैं इसलिए ये 27 संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 कॉमन निकल के आएगा, 7 11 11 7 77, तो 11 यहाँ पे निकल के आया, 7 नहीं 63, 9/27 ये निकल के आया, 9 त्रिक 27 ये हो गया, 1/3 यहाँ पे निकल के आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 33 माइनस का 1/3,
इंटू में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 32/3 हो जाएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21, 7 त्रिक 21, 22, तो क्या हो जाएगा 3 से 21, 3 चौक 12, 3 चौक 18, मतलब समथिंग 74.6, मतलब समथिंग आगे वाली डिजिट भी आएगी तो ये हमारा 74.7 निकल के आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आई, ठीक है, 74.6 मतलब 74.7, ठीक। बस हमने क्या किया, यहाँ पे 3 संख्याएं अधिक है, -3 अधिक है, यहाँ पे 7 अधिक है, तो 14 इंटू कर दिया, 15 इंटू कर दिया, तो ये 42 है और 105 निकल के आया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 63 निकल के आया। अब ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे 28 संख्याओं का औसत 77 है और एक संख्या निकल गई तब का औसत ये 63 है, मतलब ये 28 संख्याओं का औसत नहीं है, 27 संख्याओं का औसत है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। देन सॉल्व कर दिया तो निकल के आ गए 74.7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल फॉलो होगा इसमें। 20 दिया है, डिवाइड बाई, अब 8 5 40, क्योंकि ऑफ को पहले इंटू करते हैं, का को पहले इंटू करते हैं, तो 8 5 40 ये हो जाएगा, इंटू 9 डिवाइड बाई 6, कोष्टक ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो 3 निकल के आएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाई 20, और सॉरी यहाँ पे 20 तो होगा बट का है तो 40 हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 40, तो ये तो हो जाएगा, कटेगा तो 1/2 निकल के आएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ पे 1/6 तो 3 दूनी 6, 9/2 निकल के आया, 3 दूनी 6, मतलब ये नीचे चला जाएगा 1/6, तो ये कटेगा तो 3 दूनी 6, तो मतलब 9/2 निकल के आया, ये 1/4 निकल के आया, ठीक है, तो 9/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, तो 8/4 ये निकल के आया, 4 दूनी 8, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया। इतना जल्दी आपको सॉल्व करना है तभी आप क्वेश्चन में एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने में ए और बी एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज कार्य करते हैं, और बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है। ए अकेले समान कार्य को 24 डेज में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 डेज में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का 7/9 हिस्सा कितने डेज में पूरा कर सकता है, ये बताना। यहाँ पे देखिए ये है, ए है और बी है, और टोटल कार्य 11 सही 1/3 डेज में पूरा हो जाता है, तो हम इसको आसानी से मान लेते हैं 10, क्योंकि 10 को आधा करने में, हाफ करने में आसानी होगी। आधा करेंगे तो 5 निकल के आएगा, तो 5 कार्य ये करेगा, 5 कार्य ये करेगा, और बचा हुआ एक सही 1/3 डेज का कार्य, मतलब 11 सही 1/3 डेज का कार्य हो रहा है टोटल का ना, तो एक सही 1/3 डेज का कार्य, पहले एक कार्य पूरा कार्य बी करेगा और एक सही 1/3 कार्य ए करेगा, ठीक है भाई। ए बी हमारा पूरा कार्य करेगा और बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 सही 1/3 टोटल कार्य ए कर रहा है, मतलब 5 से 15 एक 16/3 कार्य ए कर रहा है, देन 6 कार्य बी कर रहा है, तो 6 बी, और ए अकेले समान कार्य को 24 डेज में पूरा कर सकता है, तो 24 ए यहाँ पे हमने लिखा। जब इसको हमने एलसीएम लिया तो 16 ए ये निकल के आया, प्लस 6 18 बी ये निकल के आया, इज इक्वल टू 4 3 12 क्रॉस में इंटू होगा, 24 इंटू 3 72 ए। अब 18 बी 72 ए माइनस 16 ए ये हो जाएगा 6, और ये 6 कितना हो जाएगा 56 ए ये हो जाएगा, 18 बी ये हो जाएगा। तो ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा, ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा, 56 नीचे चला जाएगा, 18/56, 18/56, 2 से कट करते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है,
9 और 28, ठीक है। ए की इफिशियंसी 9 हो गई और बी की इफिशियंसी 28 हो गई। अब देखिए हमको निकालना है बी अकेले मूल कार्य का 7/9 हिस्सा कितने डेज में पूरा कर सकता है, हमको ये निकालना है। तो यहां पे हमने क्या किया, अब देख सकते हैं 24 कार्य ए टोटल कर रहा है, मतलब टोटल का कार्य अगर निकाला जाए तो 24 इंटू ए की इफिशियंसी 9 है, ठीक है। और टोटल कार्य का ये 24 इंटू 9 टोटल कार्य निकल के आ गया, और 7/9 हिस्सा इसका बी कर रहा है। और इफिशियंसी बी की क्या है, इफिशियंसी बी की 28 है, ठीक है। 9 से 9 कट गया, 7 चौक 28, 4 छांग 24, तो 6 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 6 डे ऑप्शन में है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस इसमें हमने क्या किया, अल्टरनेट डेज का सवाल है तो इसको हमने आधा करने के लिए 10 मान लिया, तो 5-5 कार्य ए और बी दोनों मिले, और एक्स्ट्रा में जो कार्य बचा 1 सही 1/3 डेज, तो उसमें एक कार्य बी करेगा क्योंकि बी ने शुरुआत की, और एक कार्य 1/3 कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल का कार्य ए कर रहा है 16/3 और प्लस 6 कार्य बी कर रहा है, और टोटल का अगर कार्य करे ए तो 24 डेज में कार्य पूरा कर लेता है, 24 ए, ठीक है। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो ए बटे बी कितना निकल के आया, 9/28, मतलब ए की इफिशियंसी 9, बी की इफिशियंसी 28 निकल के आई। तो टोटल कार्य 24 ए हो रहा है ना, तो ए की इफिशियंसी क्या है, 9 है, तो 24 इंटू 9, और 7/9 हिस्सा है बी कर रहा है, 7/9 हिस्सा कर रहा है, तो 7/9 हिस्सा निकाल दिए, और बी की इफिशियंसी 28 है तो अपान 28 कर दिए, कट किया तो 6 डेज हमारा आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब 5y माइनस एक्स ए एक्स स्क्वायर बी बाई प्लस सी एक्स एक्स वाई सी एक्स बाई, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है हमको ये बतानी है। यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि पहली बार y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 8x का क्यूब माइनस 27 बाई में नहीं x होगा, x का क्यूब, बाई तो 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे बाई 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस x बचेगा, और ये हमारा बाई 0 हो जाएगा, ये भी बाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ax का स्क्वायर, ये बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 27 में 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 19 x का क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा a x की पावर 3, x और x स्क्वायर का इंटू होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, तो x क्यूब कट गया, बचा, और माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, a इज इक्वल टू माइनस का 19। अब एक बार हम लोग इसी इक्वेशन में क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 8 बाई का क्यूब, अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 27 बाई क्यूब इज इक्वल टू ये हमारा x हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, बचा 5 बाई, अब x 0 हो गया तो b बाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 7 14 15 मतलब 35 बाई का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 5 बाई का क्यूब, ये हो गया बाई क्यूब कट गया, बचा क्या, बी है ना, बी नहीं लिखे थे ना, बी बचा क्या, 5 7 35, बी इज इक्वल टू 7 निकल के आया, बी इज इक्वल टू 7 निकल के आया, तो ए की वैल्यू 19 निकल के आई, बी की वैल्यू 7 निकल के आई। अब हम लोग सी की वैल्यू कैसे निकालें, ऐसा करिए कि एक बार आप एक्स की वैल्यू 0 रखिए और ए की वैल्यू 7 रखिए, बी की वैल्यू 7 रखिए, तो आपको फाइंड हो जाएगा सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी माइनस का 10 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब रखेंगे a प्लस बी माइनस सी, तो जब रखा गया 19 प्लस 7 माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 10, और जब इसको प्लस किए तो 9 7 16 1 2 और 3 36 निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ओनली इतना किया गया कि बाई की वैल्यू एक बार 0 रखी गई, एक्स की वैल्यू 0 रखी गई, और एक पद कांस्टेंट कर दिया गया, और बी की वैल्यू 7 रखी गई, तो सी की वैल्यू निकल के आई। तो हम लोग क्या निकाल दिए, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकाल दिए, ठीक है।
समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू क्या है ये बतानी है। अब देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराए हैं उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्या था कि उसमें पूछा जाता था x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 या कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। इसमें क्या पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इसमें दोनों का यूज होगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, एलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा है। अब 4 4 जा 16 माइनस 2 तो क्या निकल गया है 14। अब एक बार हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये वैल्यू निकाले तो क्या हो गया ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का 3a। ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है। देन इसमें ए की वैल्यू रखे की वैल्यू 4 है, माइनस 3 इंटू 4 करिए तो क्या निकल गया है 4 का क्यूब 64 निकल गया है, 4 3 12 ये निकल गया है, 2 और 5 52 निकल गया है ये माइनस करने के बाद। अब देखिए अगर इन दोनों का इंटू कर दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का इंटू कर दिया जाए तो क्या होगा दोनों इंटू हो जाएंगे बट x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकल के आ जाएगी। हमको चाहिए क्या x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो हम ऐसा करते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 में x प्लस 1/x माइनस कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा। मतलब 14 इंटू 52 में हम लोग क्या करेंगे x प्लस 1/x माइनस करेंगे, मतलब 4 का माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 14 का इंटू 52 के साथ करेंगे तो 728 निकल के आएगा। 14 दूनी 28 ये निकल के आया 14 पंचे 70 71 72। ठीक है, माइनस का 4 724 निकल के आई। 724 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें बस इतना है कि हम लोगों ने एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और एक बार एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाली और दोनों का इंटू कर दिया। दोनों का इंटू करने के बाद हमको एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 फाइंड हो गई। तो हमको चाहिए क्या एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 4 का इंटू कर दिया तो हमारा निकल के आया एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8192 रुपए की राशि एक सही 1/4 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 5 मंथ की बात हो रही, 5 मंथ के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही, तो हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, CI क्या है। यहां पे दिया है एक सही 1/4 का मतलब क्या हो जाता है मंथ में चेंज करेंगे तो ये 4 3 12 ये 1/4 हमारा 3 मंथ हो जाता है और एक साल हमारा 12 मंथ हो जाता है, मतलब टोटल 15 मंथ हो जाएंगे। टोटल के 15 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक साल के लिए रेट कितना है, एक साल के लिए रेट है, एक ईयर के लिए रेट है 15%। तो हम बोल सकते हैं कि 12 मंथ के लिए रेट है 15%। और अगर ये ऐसा किया जाए कि एक मंथ में बदल दिया जाए तो ये नीचे 12 चला जाएगा तो 15/12 हो जाएगा। और 5 मंथ के लिए बात कर रहा है तो 5 का इंटू कर देंगे तो 5 का इंटू तो 5 मंथ के लिए रेट निकल के आ जाएगा, 5 मंथ के लिए रेट निकल के आ जाएगा। और इसका हम लोग कट करते हैं 3 चौक 12 3 5 15 पचम 25/4 मतलब क्या निकल के आया 4 6 सही 4 5 20 4 6 24 6 सही 1/4 निकल के आया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है 1/16 फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज किया तो 1/16 निकल के आया। ठीक है, अब अगर हम 15 मंथ की बात करें तो 15 मंथ के 5 मंथ के 3 इंटरवल होते हैं। तो 3 ईयर के लिए टाइमिंग हमने लिया तो क्या निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज है पैसा कितना 8192 रुपए। ठीक है, इसका 1/16 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/16 निकालेंगे तो 16 पंचे 80 16 एकम 16 16 दूनी 32। ठीक है, 512 निकल के ये आया। देन 512 का 1/16 फिर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 5 5 3 15 अरे 16 3 48 16 3 48 16 दूनी 32 32। अब 32 का एक बार हम लोग फिर से 1/16 निकालेंगे 16 दूनी 32 निकल के आएगा। ठीक है, अब 3 ईयर की बात हो रही तो 3 3 1 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जब इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा
3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1536 ये निकल के आया। 3 दूनी 6, 3 3 96 ये निकल के आया, 2 ये निकल के आया। तो कह सकते हैं टोटल का CI क्या निकल के आया, ये हमारा 6 6 12 13 14, 14 ये हो गया, 9 3 12 1 13, 5 9 3 12 1 13, ये हमारा 6 निकल के आया। कैरी भी प्लस होगा, प्लस 1634, 1634 ऑप्शन नंबर सी में। शायद ये ट्रिक आप जानते होंगे। बस इसमें क्या करना है, 1/16 मतलब 1/16 जब रेट हमारा निकला तो हमने 8192 का 1/16 निकाल दिया तो 512 आया। फिर 512 का 1/16 निकाला तो 32 आया। फिर 32 का 1/16 निकाला तो 2 आया। तो 3 साल के लिए बोल रहा है तो 3 3 1, ठीक है। ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं बट ये सुटेबल रहेगी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है, हमको ये बतानी। तो पहले एक हम सर्कल बना लेते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सर्कल, ठीक है। ये हमारा सर्कल है। देन अगर सर्कल बनाएं तो हमारे ये क्या हो गए, यहाँ पे एक सर्कल हो गया। अब व्यास के बारे में हम सभी जानते हैं कि व्यास कौन सी ओर रेखा होती है, जो केंद्र से होकर जाती है, जो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है, वो क्या होती है, व्यास होती है। जीवा क्या होती है, जीवा व्यास केंद्र बिंदु से नहीं जाती है। केंद्र बिंदु से के बाद से अलग से जो खींची जाती है रेखा है वो सभी जीवाएं कहलाती है ना। मतलब ये अगर हम जीवा मान लेते हैं, क्या है, ये जीवा है ना। और केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी क्या है ये बतानी। रुकिए, यहाँ पे हमारा केंद्र है। अगर यहाँ पे एक लंब डालें हम लोग, यहाँ पे एक लंब डालें तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो हम अगर ये जीवा 21 सेंटीमीटर की है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 21/2, 21/2 बोल सकते हैं। अब ये बोल रहा है व्यास हमारा 25 सेंटीमीटर। अब यहां से ले लेते हैं तो ये हमारा व्यास है ना, है ये हमारा व्यास है ना, ये व्यास है, इसको मिला दिए तो व्यास है। और केंद्र से जा रही लाइन तो ये व्यास है। ये त्रिज्या निकल के आ गई है ना, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो 25/, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसकी लंबाई, ठीक है। तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से 25/2 का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए लंब है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 25 प्लस 21 ये एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो जब एक बार माइनस होगा तो हम लोग, एक बार प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 1 6 मतलब 46/2, और एक बार माइनस होगा तो क्या कितना होगा, 4/2, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, 46 निकल के आया, ठीक है। 46 निकल के आया, बट लंब का स्क्वायर 46 है तो ये स्क्वायर हटा गया तो रूट का 46 निकल के आया। तो लंब हमारा क्या हो गया, मतलब केंद्र से जीवा की लंबाई क्या हो गई, ये वाली लंबाई जो हो गई हमारी 46, रूट 46 हो गई। तो 46 कहीं पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। बस हमको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, देन हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 19, 28, 55, 95 में से प्रत्येक संख्या में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात के रूप में प्राप्त होती है। तो x की वैल्यू कितनी है हमको ये बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास। देखिए 19 है, 28 है, 55 है, 91 है। बस हमको इतना करना है कि इसको इससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस करना है। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 9 निकल के आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 36 निकल के आएगा, ठीक है। जब सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे, कट करके 9 चौको 36 मतलब 1:4 के फॉर्म में निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब क्या करेंगे,
कि 19 का 4 के साथ इंटू करेंगे और 55 का 1 के साथ इंटू करने के बाद माइनस कर देंगे, और ये वैल्यूज किसके बराबर होगी, 4 और 1 के अंतर के बराबर। 4 और 1 का अंतर कितने का है, 3 का है। जब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 19 तो 57, 19 चौक 76, 76 माइनस 55, 55, 76 माइनस 55, ये वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर निकल के आए। तो क्या हो गया, ये 55 है, 56 कहां से लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, 21 हो गया। तो 3 की वैल्यू 21, तो 3 7 21, 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 निकल के आई। तो अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपात के फॉर्म में प्राप्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मेनली हम करेंगे कैसे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे और 19 का 4 के साथ, 55 का 1 के साथ इंटू करेंगे, और क्या करेंगे, ये इसका इसके साथ इंटू और इसका इसके साथ इंटू करने के बाद माइनस कर देंगे। ये वैल्यू हमारी 4 और 1 के अंतर के बराबर होती, इसके इसके अंतर के बराबर होगी। तो 3 की वैल्यू 76 माइनस 55 होगी, तो 3 की वैल्यू 21 निकल के आई, तो 1 की वैल्यू 7 निकल के आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है। जो प्रोडक्शन है सेल से 90% किस भाग में अधिक है वो बताना है, किस ईयर में अधिक है ये बताना है। तो सबका 90% निकालो, जिस ईयर में होगा तो पता चल जाएगा। देखिए 90% अगर इसमें निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 0 से 0 कटा, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और 22 9 10 1 11, 11 से 25, तो ये तो नहीं है, अधिक हो रही है, कम होनी, मतलब ये वाला सेल्स हमारा अधिक होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर करें 90 की वैल्यू 90% निकालें तो ये क्या निकल के आ रहा है, 9 चौको 36, 9 3 12, 1260 निकल के आ रहा है। तो ये हो सकता है, ये होगा क्योंकि ये कम हो रहा है, 1260 प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है सेल से। अब यहाँ पे अगर देखें 90 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या निकल के आ रही है, 0 0 कट गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 4 कैरी, 9 चौको 36, 37 38 39 40, 40 9 4 13, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसको देखो 90 इसका भी निकाले, 90%, 0 से 0 कट गया, 9 पन्ना 45, 9 4 13, 135, एक 0 बढ़ गया, 135, ये हो जाएगा। तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दो ही ईयर हमें ऑप्शन में दिया है। तो 2016 और 2018 जिसमें होगा वही ऑप्शन सही। 2015 2017 नहीं, 2016 2018, हाँ यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बस इसमें क्या करना है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसका 90% निकालना है। अगर वो अधिक है तब नहीं होगा, जब कम होगा वही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, बिक्री जो है, बिक्री हमारी सेल्स जो है हमारी प्रोडक्शन से, उत्पादन से ज्यादा होनी चाहिए, 90% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शहर में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के अनुपात कितना है। बस इसमें हमको प्लस कर देना है और अनुपात निकाल लेना। प्लस करेंगे तो 5 ये हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे ये 7 7 14, 8 22, 7 7 14 8 22 22 5 27 27 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 36 हो जाएगा, 36 कैरी का 3। अब यहाँ पे 6 1 7 7 8 9 9 6 15 16 17 18, 18 के ये निकल के आए, एक कैरी हो गया, 1 2 3 4 4 1 5, 5865 निकल के आई है। अब यहाँ पे इसको जब प्लस करेंगे तो 5 5 10 10 9 19 20 20 ये निकल के आया, कैरी में 2, 7 5 12 12 12 8 20 2 22 22 22 हो गया, 5 27 28 29 ये हो गया, 2 का कैरी, ये हमारा 8 8 8 5 13 13 13 6 कितना हो जाएगा, 8 5 13 6 19 19 3 22 23 24, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 6 7 8 8490 ये निकल के आया। ठीक है, हमने कट किया 5 से। रेशियो फॉर्म निकलना है तो सिंपलेस्ट वे में करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 नहीं 15, 173 ये 5 एकम 5, 14, 5 त्याई 15, 5 एकम 5 हो गया 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 5 45, 5 45, 5 8 40, 1698। तो इसको अगर हम कट करें 3 से, 3 त्याई 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3, 3 से 95। किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करना है। अब देखिए 25 क्वेश्चन को मैंने कितने बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किया। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं कल नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।